A very good evening to all. First of all, most welcome on our official YouTube channel Let's Learn Commerce. Your educator Ravi Roshan welcomes you all. Hope you all okay and healthy with your family in this COVID-19 pandemic. आज हम लोगों का BST की क्लास होगी और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा चैप्टर शुरू हो चुका था उसका ये लास्ट डे है। आज के बाद फिर एक दिन हम क्विज सेशन करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट बटन ज़्यादा से ज़्यादा हिट करें। साथ ही आप इस चैनल को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकें। आप हमारे अकेडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको टाइप करना है रवि रोशन KR6388। तो आज का जो ये हमारा क्लास है ये BST का क्लास है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, BST के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आज सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज़ की। तो टाइप्स ऑफ कंपनी में मैंने पिछले दिन आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनीज़ क्या होती हैं और प्राइवेट कंपनीज़ को क्या क्या प्रिविलेज मिलते हैं कंपनीज़ एक्ट के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक कंपनी की, जिसको हम बोलते हैं जनरल भाषा में गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं इसे हम। तो पब्लिक कंपनी जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। एज़ पर द इंडियन कंपनी एक्ट, पब्लिक कंपनी इज़ वन विच, मतलब कि पब्लिक कंपनी वो है जो, अब क्या क्राइटेरिया है पब्लिक कंपनी के। तो पहला कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में हमने पढ़ा था 1 लाख, यहाँ क्या है मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है 5 लाख होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मिनिमम मेंबर्स इसमें 7 होने चाहिए। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स जो है कोई भी नहीं है, मैक्सिमम चाहे जितना भी हो। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, यहाँ पे शेयर के ट्रांसफ़र पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती हैं। एंड इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल और पब्लिक डिपॉजिट। प्राइवेट में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ जो है रोका जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है प्राइवेट कंपनीज़ को कि वो अपना शेयर जो है पब्लिक के बीच में इशू ना करें, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जिन कंपनी में पाई जाती हैं उन्हें ही हम पब्लिक कंपनीज़ के नाम से जानते हैं। क्लियर है आप सबों को? चलिए अब हम बात करेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। व्यवसाय के किस प्रारूप को हम चुनें और किस बेसिस पे चुनें, उसका क्या डिसीज़न हम कैसे लें। तो इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में पढ़ा, संयुक्त पूंजी कंपनी के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा, सोल ऑनरशिप के बारे में पढ़ा। इन सब के स्टडी को करने के बाद हमने देखा कि अलग अलग फॉर्म के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उन चीज़ों को देखते हुए फिर कैसा डिसीजन लेते हैं, अपने कैपिटल को देखते हैं, अपने सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हैं और फिर हमारा क्या डिसीजन होता है कि हम इनमें से किन फॉर्म को बेहतर पाते हैं और कौन सा फॉर्म हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे यहाँ पे टेबल के माध्यम से, तो कंपैरेटिव स्टडी में आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि मोस्ट एडवांटेजियस कौन सा है और लिस्ट एडवांटेजियस कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन है और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कौन सा है, मतलब कौन सी कंपनी जो है उसमें। जैसे बात करें हम पहले फैक्टर्स की तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता की बात अगर हम करें तो इसमें कंपनी जो है वो मोस्ट एडवांटेजियस है। कैसे? तो कंपनी जो है अपना शेयर कैसे शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, उसके बाद उनको कैपिटल आसानी से मिल जाता है। लेकिन लिस्ट एडवांटेजियस कौन है? तो वो है हमारा सोल ऑनरशिप फर्म। सोल ऑनरशिप फर्म जो होते हैं वहाँ पे एक ही होल एंड सोल ऑनर जो होते हैं उसके उन्हीं को सारी व्यवस्था करनी होती है, तो उनके रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लिस्ट एडवांटेजियस हो जाता है यहाँ पे। अब हम बात करें अपने अगले फैक्टर की, तो अगला फैक्टर है हमारा कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, बनाने की जो लागत होती है वो निर्माण की लागत। तो सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ऑनरशिप जो होता है वही इसमें मोस्ट एडवांटेजियस है, जबकि कंपनी को बनाना काफ़ी मुश्किल है और साथ ही काफ़ी कॉस्टली भी है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन में लिस्ट एडवांटेजियस में आते हैं कंपनी और मोस्ट एडवांटेजियस में आ जाते हैं हमारे सोल ऑनरशिप फर्म। तीसरा जो हमारा बेसिस है वो है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। निर्माण में सुविधा किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो सोल ऑनरशिप में ही सबसे ज़्यादा निर्माण में सुविधा होती है और कंपनी में सबसे ज़्यादा पेचीदा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो कंपनी में ये बहुत कम होता है। किसको? तो प्राइवेट कंपनी को छोड़ के, ठीक है। पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर को जैसे ही किसी और को हस्तांतरित करते हैं, जैसे ही किसी और को बेचते हैं, तब से उस कंपनी का ऑनर जो है आपको छोड़ के वो बन जाता है।
लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, ये लिस्ट एडवांटेजियस है। कैसे लिस्ट एडवांटेजियस है, तो यहाँ पे जैसे ही कोई एक पार्टनर पागलपन का शिकार होता है, जैसे ही वो दिवालिया होता है, जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, उसका विघटन हो जाता है। मैनेजरियल स्किल का फ़ायदा कंपनी में सबसे ज़्यादा मिलता है, चूँकि हम यहाँ पे वोटिंग करते हैं, जितने भी इसके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोट करते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स चुने जाते हैं और वही सारे फैसले लेते हैं जो अपने आप में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वो एक्सेल्स होते हैं अपने फील्ड के। लेकिन सोल ऑनरशिप में ऐसी कोई बात नहीं होती, उनमें कोई मैनेजरियल स्किल स्पेशली नहीं पाया जाता। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो सोल ऑनरशिप जो है वो मोस्ट एडवांटेजियस है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही सारे डिसीजंस लेने होते हैं, खुद ही सारे रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं। किसी के अंतर्गत हम बाध्य नहीं हैं कि हमको ये सारे नॉर्म्स को पूरा करना है, जबकि कंपनी में आपको इन सारी चीज़ों को करना होता है, आपको यहाँ पे कंपनी एक्ट को फॉलो करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें तो सोल ऑनरशिप में सबसे ज़्यादा है, जब मन तब हमने उसे शुरू किया, जब मन तब हमने उसे बंद कर दिया। कंपनी में ये चीज़ें मुश्किल हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की, तो कंपनी में जो है कंटिन्यूटी बनी रहती है, मेंबर्स के बदलने का, मेंबर्स के आने का, मेंबर्स के जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। जबकि हम बात करें सोल ऑनरशिप फर्म की, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लिस्ट एडवांटेजियस होता है, ठीक है, कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं रह पाती है। जैसे ही उस ऑनर की मृत्यु होती है, वो ऑनर दिवालिया होता है, वो पागल होता है, वैसे ही हमारा बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता है, उसका वाइंडिंग अप वहीं पे हो जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लायबिलिटी। लायबिलिटी जो है वो कंपनी की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, मोस्ट एडवांटेजियस है ये। क्यों? क्योंकि किसी भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो है उसके कैपिटल के एक्सटेंट तक ही सीमित है। जैसे मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपये का शेयर खरीदा, 200 शेयर टोटल खरीदा, तो उसकी लायबिलिटी जो है ओनली 2000 रुपीज़, 200 × 10 2000 रुपीज़ तक है उसकी लायबिलिटी जो है वो फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि उसके मतलब उसके पर्सनल एसेट्स को बेच के तब फिर कंपनी के दायित्वों को चुकाया जाएगा, ये सारी बातें यहाँ पे नहीं होती हैं। जबकि सोल ऑनरशिप फॉर्म में ऐसा होता है कि आपके जो बिज़नेस के लायबिलिटीज़ हैं, आपके जो क्रेडिटर्स हैं, आप अगर अपने प्रॉफिट से उनको नहीं भुगतान कर पाते हैं तो फिर आपके पर्सनल एसेट्स को बेच के तब फिर उनको भुगतान चुकता किया जाता है, ठीक। तो अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे हम किस तरह से डिसीजन लेंगे ये हमने देख लिया। उन्हीं चीज़ों को आगे लिखा भी हुआ है, कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने पढ़ लिया क्या होता है। तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसके अलावा कंपनी का, फिर आपको जो है सो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसका, पार्टनरशिप फर्म का, सबका कॉम्परेटिव स्टडी करके बताया गया है कि कौन जो है आपके लिए बेस्ट है। तो आप एक बार इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे चीज़ों को। जो दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करेंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के लिए मेंशन कर देंगे नाम के साथ। मैं उसे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा ताकि आपको फ्री PDF प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, और यहाँ एक टेबल है जो कॉम्परेटिव इवैल्यूएशन कर रहा है फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ हम देखेंगे जो भी हमने पढ़ा है मोटे तौर पे, आज पीछे के सारी चीज़ों का रिवीजन हम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बेसिस ऑफ कंपैरिजन जो है पहला वो है फॉर्मेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ऑनरशिप जो फॉर्म होता है इसमें मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मतलब इनका फॉर्मेशन ईजिली हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म में क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन आपको ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो करवा सकते हैं, आप चाहें तो नहीं करवा सकते। लेकिन यहाँ पे विवाद से बचने के लिए, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं हो, किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, इसीलिए हम पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है। अगला है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, यहाँ पे आपको लीगली जो है ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक। किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन से आपको इसमें एग्जेम्पशन मिलती है, इसीलिए इसका भी फॉर्मेशन इजीली हो जाता है। कंपनी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है आपको और ग्रेटर लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, कई कानूनी बाध्यताएं हैं। कंपनी में भी सेम चीज़, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है यहाँ पे भी, और लेंदी और एक्सपेंसिव फॉर्मेशन प्रोसेस है, काफ़ी खर्चे भी आते हैं इसमें। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो सोल ऑनरशिप फॉर्म में केवल एक मेंबर्स होते हैं, सोल का मतलब ही होता है सिंगल। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो बैंकिंग में 0, ठीक है, 0 नहीं, यहाँ पे 10 होगा, और अदर्स में 20, ठीक है। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम आप 10 मेंबर्स रख सकते हैं, अदर्स में 20 होगा। उसके बाद हम करें जॉइंट हिंदू फैमिली में तो एटलीस्ट 2 पर्सन्स फॉर डिवीज़न ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो इसमें 10 जो है कम से कम 10 मेंबर्स इसमें होने चाहिए।
कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। मैक्सिमम जो है प्राइवेट कंपनी में 50, जबकि पब्लिक कंपनी में इसकी कोई बाध्यता नहीं है, ये अनलिमिटेड है। तीसरे बेसिस पे चलेंगे और ये है हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो सोल ओनरशिप जो होता है इसमें लिमिटेड फाइनेंस होता है, एक ही आदमी होते हैं, उसके रिसोर्स जो होते हैं वो सीमित होते हैं, तो इसीलिए इसका लिमिटेड फाइनेंस होता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो यहाँ भी लिमिटेड होता है, लेकिन सोल ओनरशिप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरा है हमारा जॉइंट हिंदू स्टॉक फैमिली। तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, इसमें पैतृक संपत्ति होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड होता है। कंपनी जो है वो लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स को फॉलो करते हैं। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, यहाँ पे कई लोग जुड़े होते हैं अलग अलग जगहों से। लाइबिलिटी जो होती है सोल ओनरशिप फॉर्म की अनलिमिटेड होती है, क्योंकि एक ही आदमी पे सारी लाइबिलिटीज़ होती है। दूसरी तरफ पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो इसमें अनलिमिटेड तो होती हैं, लेकिन सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती हैं, इसीलिए सोल ओनरशिप से थोड़ा सा कम होता है यहाँ पे। थर्ड है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली। इसमें जो है अनलिमिटेड होता है, क्योंकि कर्ता जो होता है मतलब उस व्यापार का या फिर फैमिली का जो मेन मेंबर्स होते हैं उन्हीं के ऊपर इसका दारोमदार होता है, तो ये इसीलिए लिमिटेड होते हैं अदर्स मेंबर्स के लिए, लेकिन अनलिमिटेड होते हैं कर्ता के लिए, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वहाँ पे क्या है, लिमिटेड है आपको, जबकि कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी में भी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। शेयर के चुकता मूल्य तक ही आपकी लाइबिलिटी है, उसके बाद आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट और कंपनी की अगर हम बात करें तो सोल ओनरशिप में क्या होता है, ओनर जो होता है वही सारे डिसीजन लेता है, क्विक डिसीजन होती है यहाँ पे। पार्टनरशिप जो होते हैं वहाँ पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं और सारे पार्टनर्स की सहमति से ही डिसीजन लिए जाते हैं, जबकि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वहाँ पे कर्ता जो है वो सारे डिसीजन लेता है, उन्हीं के हाथ में कंट्रोलिंग पावर होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी सिस्टम में होते हैं। पिछले क्लास में मैंने डिटेल्स में आपको इन चीज़ों को बताया भी था। और इसी तरह से कंपनी में भी आप बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं उनको चुनते हैं और फिर वो जो हैं आपके फैसले लेते हैं। कंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो सोल ओनरशिप फॉर्म जो होता है वो अनस्टेबल होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है। जैसे ही उस ऑनर की मृत्यु होती है, जैसे ही वो ऑनर दिवालिया होता है, जैसे ही वो ऑनर पागल होता है, वो बिज़नेस वहीं पे बंद हो जाता है। दूसरी तरफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी ये थोड़ा सा स्टेबल होता है सोल ओनरशिप के मुकाबले, लेकिन यहाँ भी इसकी संभावना बनी रहती है। थर्ड जो है हमारा वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और यहाँ पे क्या है, ये स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस जो है कंटिन्यू करते रहता है। कर्ता अगर मरता है तो उसके बाद जो फैमिली के बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं उनमें जो सबसे बड़े मेंबर्स होते हैं वो कर्ता बन जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ये स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ सबका लीगल स्टेटस अलग अलग होता है। कंपनी की अगर हम बात करें जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो ये भी स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे भी लीगल एंटिटी बिल्कुल अलग अलग होती है, ठीक है। और अगले स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पे भी बताया जा रहा है। हमने जो भी अभी पढ़ा उन्हीं को डिटेल्स में बताया जा रहा है। कैपिटल कंसिडरेशन, मैनेजमेंट एबिलिटी, डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप शेयर करेंगे इसको। अब हम बात करें अपने अगले स्लाइड की, तो यहाँ भी नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे उन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस को हम देखें तो यहाँ लिखा है, इफ डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट इज़ नीडेड विद द कस्टमर्स सच एज़ द सेम केस ऑफ ग्रोसरी स्टोर, प्रोप्राइटरशिप में बी मोर सूटेबल। जैसे जहाँ कहीं ज़रूरत हो कि डायरेक्ट कस्टमर के संपर्क में हमको आना है, डायरेक्ट उनसे बात करना है, तो इसके लिए आपको सोल ओनरशिप फर्म जो है वो बेस्ट है। जैसे ग्रॉसरी की दुकान हमारे आसपास में होती है। दूसरी ओर फॉर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हाउएवर व्हेन डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर से हमको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बी अडॉप्टेड, तो वहाँ पे कंपनी का फॉर्म अपनाया जाता है। सिमिलरली इन केस वेयर सर्विस ऑफ ए प्रोफेशनल नेचर एंड रिक्वायर्ड, पार्टनरशिप फॉर्म इज़ मच सुटेबल। जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बेस्ट होता है, वो काफ़ी सूटेबल होता है। इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हेयर दैट द फैक्टर्स स्टेट एबव आर इंटर रिलेटेड। फैक्टर्स लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड रिस्क वेरी द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, and hence a form of business organization that is suitable from the point of view of the risk for a given business when run on a small scale might not appropriate when the same institution is carried on a large scale। मतलब कि ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे अगर किसी व्यवसाय का स्केल बहुत बड़ा है
और दूसरी तरफ किसी व्यवसाय का स्केल बहुत छोटा है, छोटे पैमाने पे हो रहा है, तो दोनों में जो बाकी के फैक्टर्स होंगे कहीं पे सूटेबल होगा, कहीं पे अनसूटेबल होगा। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को कॉम्परेटिव स्टडी करने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमें निम्नलिखित जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्यवसाय के प्रारूप हैं, उनमें से हमें किसे चुनना चाहिए। फाइनली कंक्लूजन क्या है, कंपनी असेसमेंट और डाइवर्सिफिकेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बाय नाउ इट इज़ क्लियर टू यू, अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा that the different form of organization are and in what ways that help a hamper of commencement and conduct of the business. The discussion so far has been on piecemeal basis, examining features of each form of business organization one by one. आपने टेबल में देखा कि हमने एनालाइज किया चीज़ों को उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो इस बेसिस पे हम अब अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के किस फॉर्म को ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, कौन सा फॉर्म चुनना ज़्यादा बेटर होगा। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी आज भी आपका क्लास फाटवुड पर नहीं हो पाया, क्योंकि आज मैं अपना क्लास गांव से ले रहा हूँ। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।